हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्थ ऑन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे, जो कि आप अगर देखना चाहो या आपने कुछ मिस आउट कर दिया है तो आप मेरी पहले की वीडियो में पार्ट 1 में चेक कर सकते हैं। आज भी हम काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे डिस्कस करूँगी, तो वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। और डिटेल्स में अगर आप नोट करना चाहो तो ये सारे नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप साथ साथ नोट भी कर सकते हो। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ हेरिडिटी से। हेरिडिटी क्या होती है और इसके बाद के सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। Meaning of heredity. Heredity, the child resembles his parents like and dislike abilities, intelligence and character. तो हेरिडिटी बेसिकली क्या होती है कि आप जो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हो उनकी एबिलिटीज़ में, उनकी लुक्स में, या उनकी इंटेलिजेंस या उनका कैरेक्टर, जो भी आपको जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से क्वालिटीज़ मिलती हैं वो हेरिडिटी, उसका मतलब हेरिडिटी होता है। तो बेसिकली हेरिडिटी इज़ द सम ऑफ टेंडेंसीज एंड कैपेसिटीज पेरेंट्स प्रोवाइड इन द फर्टिलाइज्ड ओवम। तो जब आप एज एन फर्टिलाइज ओवम डेवलप होता है उस टाइम पे जेनेटिकली जो भी आपकी क्वालिटीज़ पास ऑन होती हैं, पेरेंट्स की क्वालिटीज़ जो आपको पास ऑन होती हैं, वो सब हेरिडिटी के बेसिस पे होती हैं। ये एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के टाइम पे आपको जेनेटिकली पास होगा, नॉट आफ्टर द बर्थ। तो इन नैरो कॉन्सेप्ट में हम ये बोल सकते हैं कि हेरिडिटी मीन्स लाइकनेस एंड सिमिलैरिटीज, लाइक रिजेम्बलेंस इन द फिजिकल फीचर, शेप, साइज। और अगर हम इसे ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो भी प्रेजेंट हैं चाइल्ड के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ पे नहीं, बट कॉन्सेप्शन के टाइम पर अपने पेरेंट्स से जो उससे मिले हैं वो सारे हेरिडिटी के अंदर आते हैं। तो हो सकता है आपके कुछ फीचर्स, अपने फिजिकल फीचर्स अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, काफ़ी सारे बच्चों को मिलते हैं, और मैक्सिमम बच्चों का कुछ ना कुछ फीचर तो अपने पेरेंट्स के ऊपर जाता ही है। कुछ उनकी क्वालिटीज़, कुछ उनके लाइक्स, डिसलाइक्स, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं हमारे अंदर अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो सब हेरिडिटी बेसिस पे होता है, आपको जेनेटिकली वो चीज़ें मिलती हैं। तो फिजिकल ट्रेट्स होते हैं, कईयों का फेस मैच होता है, कईयों की जैसे पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो बच्चों की भी हाइट अच्छी होती है, या कुछ अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स आप बोल सकते हो, उनकी एटीट्यूड कैसा है पेरेंट्स का, या एप्टीट्यूड, उनका कैरेक्टर, उनकी हैबिट्स बच्चों के अंदर पास ऑन होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स से भी मिलती हैं। रोल ऑफ हेरिडिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हेरिडिटी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस अफेक्ट होती है, और आपकी जो अंदर की इनेट पावर्स हैं, जो हो सकता है आपके पेरेंट्स के अंदर कुछ अलग सी पावर्स हैं वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएं थ्रू जीन्स। तो वो हो सकता है आपका इन्फ्लुएंस, इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस होता है इससे, क्योंकि अगर आप देखोगे काफ़ी सारे जो इंटेलिजेंट जैसे साइंटिस्ट हो गए, या आपका सुपीरियर इंटेलिजेंस जो बच्चों के अंदर साइंटिस्ट के बच्चे होते हैं, दे थिंक डिफरेंटली, तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी पेरेंट्स से मिल सकती हैं। तो ये अफेक्ट होती है हेरिडिटी का डेवलपमेंट के अंदर। आपकी वोकेशनल एफिशिएंसी कैसी है ये भी आपकी हेरिडिटी से अफेक्ट होती है। आपका सोशल एस्पेक्ट कैसा है, आप पेरेंट्स कैसी रेप्यूटेड हैं, तो वैसे एनवायरनमेंट आपको जैसे मिलता है, सोशल एस्पेक्ट आप वैसे ही डेवलप करते हो। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेटनेस, अगर आप ये देखो, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। जनरली आप एक्टर्स का एग्जांपल ले सकते हो। जो एक्टर्स होते हैं मेजरली उनके बच्चे भी सेम ही प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो वो एज एन उनके अंदर जो ग्रेटनेस है पेरेंट्स के अंदर, वो बच्चों के अंदर भी पास ऑन होती है। अब डॉक्टर्स भी देखोगे, यूजुअली उनके बच्चे भी काफ़ी हद तक डॉक्टर्स बन जाते हैं, बिकॉज वो लेवल ऑफ थिंकिंग एंड वो ग्रेटनेस उनके अंदर होती है जो वो अपने बच्चों को भी पास ऑन करते हैं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स दैट हैव एक्टेड ऑन द इंडिविजुअल सिंस ही बिगेन हिज लाइफ। तो ये आपकी बॉडी के अलावा आउटसाइड फैक्टर्स जितने भी आते हैं वो सब एनवायरनमेंट के अंदर ही आते हैं। जैसे ही आप बॉर्न होते हो ये सारे फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। तो जो भी आउटसाइड फैक्टर्स हैं जो आपकी लाइफ में एज एन इंडिविजुअल अफेक्ट करते हैं जैसे ही आपका बर्थ हुआ है, उसे हम एनवायरनमेंट बोलेंगे।
इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑब्वियसली जैसे हेरिडिटी का रोल है वैसे ही एनवायरनमेंट का भी मेजर रोल है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में ही रहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो फिजिकल डेवलपमेंट का इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का भी इसमें रोल आता है। डिफरेंस इन फिजिक्स अमंग डिफरेंट रेसेस आर कॉज ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो बेसिकली अगर आप देखोगे बहुत सारे जो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इंडियन जो लोग हैं उनका जो कलर है, और अगर आप अफ्रीकन या और नीग्रोज जो होते हैं उनका जो कलर है, वो कलर डिफरेंसेस बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। तो वो जेनेटिकली चीज़ें तो एज अ पेरेंट तो अलग पास होती हैं, बट ये जो उनका कलर डिफरेंस आपके क्लाइमेट की वजह से और वहाँ के क्लाइमेट की वजह से आता है, वो फिजिकल चेंज जो है वो एनवायरनमेंट की वजह से आता है। तो अगर आप कुछ जापानीज़ देखोगे दे आर नॉट दैट टॉलर, और बेसिक इंडियन हाइट देखोगे या फिर किसी और कंट्री को आप ले लो तो उनकी हाइट भी बाहर की कंट्रीज़ ले लो, यूरोपियन कंट्रीज़, तो उनका जो हाइट में भी डिफरेंसेस हैं यू कैन ईजिली वॉच। तो वो भी एनवायरनमेंट के बेसिस पे होता है, तो वो अफेक्ट होता है। इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट रेसेस, क्लार्क इज ऑफ द व्यू दैट द कॉज ऑफ सुपीरियर इंटेलिजेंस ऑफ द रेसेस इज एनवायरनमेंट। तो क्लार्क ने ये बोला था कि सुपीरियर इंटेलिजेंस जो हमारे अंदर आती है वो एनवायरनमेंट की वजह से आती है। उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट भी इसके लिए कंडक्ट किया था टू प्रूव हिज पॉइंट। इसके बाद आते हैं इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इट इज़ प्रूफ दैट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट सफ़र इन द एब्सेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो अगर आपका सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट नहीं है तो आपकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी सफ़र करती है। तो इसका एनवायरनमेंट का बहुत सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट कैसा है वो आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी अफेक्ट होगी। अगर आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हो तो यू विल बिकम गुड, आपकी पर्सनालिटी अच्छे से ग्रूम होगी, वेल डेवलप्ड होगी। अगर आप एक बुरे एनवायरनमेंट में रहते हो तो आपको काफ़ी सारी मुश्किलें आ सकती हैं अपनी ग्रोथ और अपनी डेवलपमेंट के अंदर, और हो सकता है आप कुछ सर्टन थिंग्स जो अच्छा ही नहीं है वो आप डेवलप कर लो, तो बहुत मैटर करता है। तो इसका कंक्लूजन क्या आता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का? वी कैन से बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट जॉइंटली शेप द पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन। तो कुछ एक्सटेंट तक हेरिडिटी भी इन्वॉल्व है आपकी डेवलपमेंट में, एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व है, दोनों जॉइंटली ही एक बंदे की पर्सनैलिटी बनाता है। तो हेरिडिटी को कह सकते हो इट्स लाइक अ स्केलेटन, एनवायरनमेंट इज लाइक अ ब्लड एंड फ्लैश, एंड ह्यूमन बीइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो हेरिडिटी को हम स्केलेटन बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट को ब्लड एंड फ्लैश बोल सकते हैं। इसके कॉम्बिनेशन से ही एक इंसान बनता है। तो ये मैंने अभी बात करी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की। काफ़ी सारे इसकी इम्पोर्टेंस जो मैंने आपको बता दी, इम्पैक्ट क्या है आपकी डेवलपमेंट में। इसके बाद जो हम बात करेंगे पेरेंटल रोल की, पेरेंट्स कैसे अफेक्ट करते हैं, क्या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए अपने बच्चे की तरफ, और उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है एक चिल्ड्रन ग्रोथ के अंदर एट द चिल्ड्रन स्टेज, एट द चाइल्डहुड और एडोलेसेंट स्टेज में। ये जो पेरेंटल रोल है ये एग्ज़ाम में आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एग्ज़ाम्स में 2018-17 के एग्ज़ाम्स में के और MDU वगैरह में आया भी हुआ है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। और अगर ये 16 मार्क्स में आता है तो आप इसे काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करिए, सारे पॉइंटर्स अच्छे से लिखिए। ये बहुत जेनरिक है, आप एक्सपीरियंस भी करते हो अपनी लाइफ में, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हो, अपने एग्जांपल्स दे सकते हो, बट जो आप एग्जांपल्स दो वो रेलेवेंट होने चाहिए, लॉजिकल होने चाहिए। इट शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड। तो अब हम पेरेंटल रोल के बारे में बात करते हैं। एज अ फैमिली ग्रोस, चिल्ड्रन आर एडेड, वन मस्ट रियलाइज दैट इट इन्वॉल्व्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एडजस्टमेंट टू पेरेंटहुड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, कि कितने चिल्ड्रन हैं। तो बेसिकली जैसे ही फैमिली ग्रो होती है, एक पेरेंट्स के ऊपर एक एड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स से एडजस्ट करना पड़ता है पेरेंट्स को भी। तो जो पेरेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं स्टेज चाइल्डहुड की, वो काफ़ी सारे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ये आप काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकते हो, उसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे, और आप ईजी है, आप अंडरस्टैंड ईजिली कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मदर, ये सभी जानते हैं मदर की इंपॉर्टेंस लाइफ में होती है। उनकी एब्सेंस में बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड्स और बेसिक कनेक्शन जो डेवलप करना, आप अफेक्शन जो सीखते हो, जो बॉन्ड हम डेवलप करते हैं वूम से ही अपनी मॉम के साथ, वो ही आपकी सबसे ज़्यादा बेसिक नीड समझ पाती हैं और आपके डिज़ायर समझ पाती हैं। तो शी इज़ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन। अगर वो नहीं है तो आपकी लाइफ काफ़ी हद तक अफेक्ट हो सकती है, आप इतने अफेक्शनेट नहीं हो सकते। हो सकता है आप लोग आपको इतनी ईजिली समझ ना पाएँ।
तो एज एन इन्फेंट अगर आप देखो, एज अ चाइल्ड अगर आप देखो, तो मदर का होना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे की अर्ली लाइफ बहुत मेजरली अफेक्ट होती है मदर से। सेम गोज़ फॉर फादर, जैसे ही मदर है वैसे ही फादर की एब्सेंस और प्रेजेंस बहुत अफेक्ट करती है पर्सनालिटी चाइल्ड की जो सोशलाइजेशन होती है, बाहर के लोगों से मिलना, कंडक्ट करना, उसकी डेवलपमेंट जो होती है वो फादर की बेसिस, फादर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि फादर आपको हाउ टू डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड वो काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं। अदर फैमिली मेम्बर्स बच्चे को अफेक्शन देते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, तो ये सारे आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट होते हैं जो डेवलप करता है एक अच्छी पर्सनालिटी बच्चे के अंदर। साइज़ ऑफ फैमिली अगर ज़्यादा मेंबर हैं तो लैंग्वेज भी और काफ़ी सारी मेंटल एबिलिटी बच्चा ज़्यादा जल्दी फास्टर लर्न करता है, ग्रो करता है। इकोनॉमिक स्टेटस बहुत इफेक्ट करता है, अगर एक बंदा पुअर है तो हो सकता है बच्चे के अंदर सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो, इन्फीरियरिटी हो, और लैक ऑफ फैसिलिटी और न्यूट्रिशियस डाइट उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ दोनों को हैम्पर कर सकता है। पेरेंटल रिलेशनशिप, अगर आपका रिलेशनशिप बच्चों के साथ लेस है तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपके यंग चिल्ड्रन को, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड है मैक्सिमम एक्सटेंट तक। सिक्योरिटी जो बच्चे की होती है वो पेरेंट्स के अराउंड ही होती है। तो अगर पुअर रिलेशनशिप है तो डेवलपमेंट जो होती है बच्चे की पर्सनालिटी की वो रुक जाती है या अफेक्ट होती है बैडली। एडिक्शंस, अगर मदर के अंदर कुछ अल्कोहल या सिगरेट की एडिक्शन है तो वो फीटस में वो पास ऑन कर सकता है, जिससे हो सकता है लो बर्थ वेट हो या प्री मेच्योरिटी हो सकता है स्टिल बर्थ का भी रिस्क हाई हो जाता है। तो ये एडिक्शंस जो हैं मदर के अंदर अगर हैं तो वो भी बहुत हेल्थ को, उसकी मेंटल ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ ना हो। मेंटल स्ट्रेस में अगर माँ इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, एंजाइटीज़ हैं, तो ब्लड सप्लाई जो होता है फीटस को वेडिकेट नहीं होता, इसलिए ग्रोथ हिंडर होती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं पेरेंट्स की? काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे ही आप पेरेंट्स बनते हो तो आ ही जाती हैं चिल्ड्रन के प्रति, ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो अब जैसा भी पेरेंट्स के सभी पेरेंट्स बेसिकली होते ऐसे ही हैं, रिगार्डलेस आपकी क्या लुक्स हैं, किस टाइम पे हो, या आपका क्या सेक्स है, आप फीमेल हो, या आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, वो उनके लिए मैटर नहीं करता, उनके लिए बच्चा हमेशा अच्छा ही होता है। तो दे शुड एक्सेप्ट, जो पेरेंट्स ऐसा नहीं भी करते तो उन्हें भी करना चाहिए कि अपने बच्चे को रिगार्डलेस ऑफ हिज लुक और उसकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस को भूल कर हमें एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा भी हमारा बच्चा है। उनको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चे के साथ, और दे शुड टॉक टू द चाइल्ड मेकिंग आई कांटेक्ट बना के उससे बात करनी चाहिए, ताकि बच्चा सिक्योर फील करे, एक्सेप्टेड फील करे। पेरेंट्स को इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी चाहिए, जिस एज पे उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, ताकि वो खुद सीख पाएँ, आगे बढ़ पाएँ। आपको अफेक्शन शो करना चाहिए अपने बच्चे को, हग्स के थ्रू अपनी गोदी में उठाओगे तो बच्चा फील करता है कनेक्टेड। तो ये सब आपको करना चाहिए एज अ पेरेंट को टाइम निकालना चाहिए अपने बच्चों के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, बिकॉज पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। तो वो आप बच्चे को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि क्या सही रास्ता है और क्या आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते हो तो हो सकता है बच्चा या एडोलेसेंट एज में वो आगे गलत रास्ते पे चले गए। तो अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो ये सब चीज़ें नहीं होती। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है एप्टीट्यूड का, कि एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड बेसिकली इज़ द कैपेसिटी टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी विद अ गिवन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। आप को अगर हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ में कोई ट्रेनिंग दें तो आप अपनी एबिलिटी को एक प्रोफिशिएंसी लेवल तक बना लेते हो, प्रोफिशिएंट हो जाते हो किसी भी चीज़ में। तो हम कोई भी एबिलिटी को आपको ट्रेनिंग दें, कुछ डेवलप करना है हमें आपके अंदर स्किल, तो अगर हम आप ट्रेनिंग दें, सेट ऑफ स्किल्स या नॉलेज हमने डेवलप करनी है, तो अगर हम ट्रेनिंग देंगे तो वो चीज़ हम अच्छे से प्रोफिशिएंट लेवल तक डेवलप कर पाते हैं। काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं मेजर करने के लिए एप्टीट्यूड, मैकेनिकल टेस्ट है, म्यूज़िकल टेस्ट है। अगर आप म्यूज़िक की एबिलिटी चेक करना चाहते हो, एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है ट्रेनिंग देने के बाद नहीं हो रहा, तो वो आप इन सब टेस्ट से कर सकते हो। आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर सकते हो कि बच्चा ये चीज़ डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रोफेशनल एप्टीट्यूड आप चेक कर सकते हो, जैसे कि प्रोफेशंस हैं टीचिंग, क्लरिकल, लीगल, इंजीनियरिंग, सेल्समैनशिप, रिसर्च वर्क एक्सेट्रा। आप सोशलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हो, कोर्सेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो भी आपने ट्रेनिंग्स दी हैं उसको मेजर कर सकते हो इस टेस्ट से।
अब हम बात करते हैं क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी अगेन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये शॉर्ट नोट्स में आ जाए जो 4 मार्क्स का है, जिसमें आप बेसिकली डिफाइन कर सकते हो इसको या इसके फीचर्स बता सकते हो। अगर हो सकता है ये आपको बता दे कि टीचर का क्या रोल है क्रिएटिविटी डेवलप करने में, हो सकता है उसके लिए आ जाए। और अगर ये 16 मार्क्स में आता है कि क्रिएटिविटी क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, टीचर का कैसे उसे फॉस्टर कर सकती है, तो आप इसे काफ़ी डिस्क्रिप्टिव वे में डिफाइन करना, लिखना, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाली हूँ आगे। क्रिएटिविटी हैज़ बीन अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट। अपने अलग अलग तरीके से इसको देखा है। टोटल पर्सनैलिटी, it is said to be cognitive function of the total personality, although it seems that cognition may be the means of expression of creativity, could be understood as the urge or the capacity for producing something new and realm of ideas, concept and art creation. इसको मैं explain कर देती हूँ बहुत easy way में। जो भी आप कुछ नया क्रिएट करते हो, आप कुछ नए आइडियाज़ लाते हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके नए होते हैं जो आपका अपना यूनिक है, जो आप खुद से डेवलप कर रहे हो, उसे हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो ये क्रिएटिविटी इज़ बेसिकली अबिलिटी टू सी समथिंग इन अ न्यू वे, कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को एक नए तरीके से देखना है या उसका एक नया सोल्यूशन निकालना, वो आपकी क्रिएटिविटी है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये प्रोसेस भी है, प्रोडक्ट भी है, यूनिवर्सल है, सबके अंदर कुछ ना कुछ होता ही है, क्रिएटिव यूनिक है। अगर ये क्रिएटिविटी मेंटल प्रोसेस है, आपके अंदर कुछ और क्रिएटिविटी हो या कुछ और आइडियाज़ आप लाओ, हो सकता है दूसरा कोई और लाए। ओरिजिनलिटी है क्योंकि आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बना रहे हो, क्योंकि ये चीज़ आप सोच रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो, तो हो सकता है ये पहले किसी ने नहीं किया होगा, तभी तो वो क्रिएटिव हुआ। नॉवेलिटी है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थिंकिंग बिहेवियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आप सोच रहे हो उसमें फ्लेक्सिबल हो, ये नहीं कि आप एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप एक साथ सोच सकते हो क्रिएटिव होने के लिए। डाइवर्जेंट थिंकिंग है आपकी, अलग तरीके से सोच है। नर्चर बाय ट्रेनिंग, अगर आप इसे ट्रेनिंग दोगे तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, in creative thinking there is a complete freedom of multiplicity of responses, choice and lines of action। तो बेसिकली हम इसे ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं, ज़रूरी नहीं एक चीज़ का एक ही आंसर हो। क्रिएटिव बंदा एक चीज़ के 10 तरीके निकाल सकता है सॉल्व करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। तो हार्मनी ऑफ अबनॉर्मल एंड रेलिवेंट थिंकिंग, क्रिएटिव पर्सनालिटी बंदे की है तो वो उसके क्रिएटिव ट्रेड्स उसके अंदर ऑलरेडी होते ही हैं। अब रोल क्या है, अगैन ये एग्ज़ाम में ऑलरेडी आया भी हुआ है। टीचर का क्या रोल है फॉस्टर करने में क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। तो ये पॉइंटर्स आप नोट कर लीजिए कि क्रिएटिविटी, जब भी ये क्वेश्चन आए आपको टीचर का क्या रोल है, तो वो आप ये पॉइंटर्स लिख सकते हो। आप इन्हें और ज़्यादा अपने एग्जांपल्स देकर भी डिस्क्राइब भी कर सकते हो, वैसे बहुत सेल्फ डिस्क्रिप्टिव भी हैं। तो क्रिएटिविटी नीड्स सिमुलेशन एंड नरिशमेंट। तो टीचर जो है वो फास्टर कर सकती है स्टूडेंट के अंदर क्रिएटिविटी, अगर वो उसे एनकरेज करती है अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देती है कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी है, तुम ये काम करो, या कुछ ना कुछ उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तभी बच्चा कुछ नया सोच पाएगा। एनकरेज करे ओरिजिनलिटी, अगर किसी बच्चे ने कोई नया आइडिया डेवलप किया या कुछ नई चीज़ बनाई है, उसे एनकरेज करना, उसे मोटिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तभी बच्चा आगे वो चीज़ कंटिन्यू कर पाएगा। क्रिएटिव लर्निंग बाय क्रिएटिव टीचिंग। तो अगर आप क्रिएटिव लर्निंग चाहते हो तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व जो टीचर को करना चाहिए वो भी क्रिएटिव वे से ही करना चाहिए। उन्हें अलग तरीके से, मतलब अकेले काम करने को दो जिसमें आपका सुपरविजन हो, तो वो हेल्प करेगा। यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स, आप भी कुछ अलग तरीके टेक्निक यूज़ करो रादर देन रूटीन जो आप यूज़ करते हो पढ़ाने में। रिवॉर्ड करना, अगर किसी ने कुछ नया क्रिएटिव बनाया है, कुछ मॉडल नया बनाया है, कुछ नया आइडिया दिया है, तो उस चीज़ को रिवॉर्ड करना, रिकॉग्नाइज करना। यूटिलाइजेशन क्रिएटिव रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज़ करना इफेक्टिवली। एनकरेजिंग क्रिएटिव इन एनी मीडिया, तो कैसी भी क्रिएटिविटी हो उसे एनकरेज करना। इसके बाद है फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, बच्चे के पास फ्रीडम होना चाहिए, पेरेंट्स के पास भी, टीचर्स को भी फ्रीडम देना चाहिए और पेरेंट्स को भी देना चाहिए कि वो अपनी चीज़ें बोल पाए और आप उसे समझें, ये नहीं कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी ऑफ ईगो इन्वॉल्वमेंट, बच्चे के अंदर ये फीलिंग ज़रूर आती है कि ये मैंने बनाया है, तो अगर आप उस चीज़ को ये शो करते हो कि हाँ ये जो मॉडल है या कोई भी एग्जांपल, ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे ने ये आइडिया से सॉल्व करी, तो बच्चे के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है ये मैंने किया। तो वो ईगो इन्वॉल्वमेंट आपको समझनी चाहिए, डेवलप इस पॉजिटिव वे में डेवलप करनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स,
अमंग द चिल्ड्रन रिफॉर्म करना चाहिए अपना इवैल्यूएशन सिस्टम भी। ज़रूरी नहीं कि जो मोनोटोनस चीज़ें चलती आ रही हैं वैसे ही उसे फॉलो करो। अब टेक्निक्स भी आप ये भी लिख सकती, ये भी आ सकता है एग्जाम में कि क्या टेक्निक्स टीचर्स यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है, एक ग्रुप में आप बच्चों को बिठा देते हो और एक कोई प्रॉब्लम दे देते हो या कुछ एक टॉपिक दे देते हो और उसमें उन्हें बोलते हो कि आप अपने आइडियाज़ या आपका जो भी आंसर है वो उसे लिखें, कुछ नया सोचें और लिखें। तो फिर बाद में सारे बच्चों के वो आइडियाज़ एज अ ग्रुप डिस्कशन हम डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या होता है, एक बच्चे ने अगर कुछ नया आइडिया सोचा है, दूसरे ने कुछ और सोचा है, तो वो दोनों आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं जिससे काफ़ी सारी डेवलपमेंट दोनों की ही होती है। तो ये हम टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। टीचिंग मॉडल आप नया यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप मोनोटोनस पढ़ के ही समझा रहे हो, आप कुछ और प्रेजेंटेशन दे सकते हो या कुछ और टेक्निक यूज़ कर सकते हो। मॉडल आपका अलग तरीके का हो सकता है। गेमिंग टेक्निक, आप कुछ एक्टिविटीज़ अरेंज कर रहे हो बच्चों के लिए, कुछ समझाने, कोई टॉपिक समझाने के लिए, तो ये सारी क्या होता है, बच्चों को भी एक क्रिएटिव थिंकिंग देता है कि हाँ एज अ गेम ये टॉपिक कितना ईजी लग रहा है, जो हम अगर सिंपली रीड करते तो शायद इतना नहीं समझ आता। सेल्फ एग्जाम्पल दे सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली वो टीचर एक आइडल होता है बच्चों के लिए, तो सेल्फ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिविटी इज़ अ ट्रेट दैट डिस्क्रिमिनेट्स क्रिएटिव इंडिविजुअल फ्रॉम नॉन क्रिएटिव वन। तो जो क्रिएटिव है वो क्रिएटिविटी एक बंदे के अंदर है तो वो क्रिएटिव इंडिविजुअल है, वो दूसरों से उसे अलग कर देता है। तो ये सोशल प्रोसेस भी और रिलेशनशिप है, इसको इनकरेज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। यही स्कूल वालों का और टीचर्स का एम होना चाहिए। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी इज़ दैट, अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं वो पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी इज़ दैट विच परमिट्स अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में बंदा कैसे रिएक्ट करता है उसे हम उसकी पर्सनैलिटी बोलते हैं। कि डायनामिक है, जो इंडिविजुअल के अंदर उसके ट्रेट्स हैं, बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो कैसे एडजस्ट करता है यूनिक वे में एनवायरनमेंट से, वो उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। असेसमेंट कैसे होती है? तो ये असेसमेंट किसी भी एक्यूरेसी, किसी भी मेजर, किसी भी पर्सनालिटी को मेजर करना हो तो वो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट कर होता है। नेचर ऑफ द थिंग टू बी मेजर, कि क्या मेजर कर रहे हो, कौन से इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हो और कौन सा पर्सन उससे मेजर होता है। अब हम बात करेंगे गार्डनर्स थ्योरी। ये अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी हुआ है आपके 2018 के एग्ज़ाम में। तो ये आप इसने गार्डनर ने क्या किया था, उसने स्कूल करिकुलम में इंटेलिजेंस अपना व्यू दिया था इंटेलिजेंस का। 7 इंटेलिजेंस में उसने डिवाइड किया कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ तो इन 7 में से जो है इंटेलिजेंस होती ही है। तो वो उसने डिवाइड किया, एक एड ऑन उसने बाद में की थी 8th इंटेलिजेंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट 7 कर लेते हैं। विजुअल एंड स्पेटियल इंटेलिजेंस, जो लोग अच्छे होते हैं विजुअलाइज करने में चीज़ें, वो जैसे डायरेक्शंस में अच्छे हैं, मैप्स में अच्छे हैं, चार्ट, वीडियोस, पिक्चर्स, इनमें अच्छे हैं, तो वो उनके अंदर जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है विजुअल स्पेटियल इंटेलिजेंस। इनका करियर ऑप्शंस होता है आर्किटेक्ट बन सकते हो, इंजीनियर्स बन सकते हो, आर्टिस्ट बन सकते हो। अब लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, वो लोग जो अपने वर्ड्स जो हैं वो अच्छे से यूज़ कर पाते हैं लिखने के टाइम भी और बोलने के टाइम भी। वो स्टोरीज लिखने में अच्छे हैं, रीडिंग में अच्छे हैं या कुछ याद करने में अच्छे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन है राइटर, जर्नलिस्ट, लॉयर, टीचर, ये करियर ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हर इंटेलिजेंस का कुछ ना कुछ अपने करियर ऑप्शंस हैं ही। लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो लोग रीजनिंग में अच्छे हैं, पैटर्न्स अच्छे से रिकग्नाइज कर देते हैं, लॉजिकली एनालाइज कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को, उनके लिए उनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस होती है। करियर ऑप्शन के लिए साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, प्रोग्रामर, इंजीनियर, अकाउंटेंट। फोर्थ जो उसने कवर करी गार्डनर ने, वो है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, जो बॉडी मूवमेंट में लोग अच्छे हैं, परफॉर्म कर पाते हैं एक्शन, उनका फिजिकल कंट्रोल अच्छा है, वो बन सकते हैं डांसर, बिल्डर, स्क्रिप्टर, एक्टर। तो ये फोर्थ इंटेलिजेंस थी। फिफ्थ उसने बोला है जो लोग राइम्स में, साउंड में अच्छे हैं, म्यूजिक कंपोजिशन अच्छा कर लेते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, वो सिंगर बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं, म्यूजिक टीचर बन सकते हैं, कंडक्टर बन सकते हैं। तो ये उनके लिए करियर ऑप्शन है। सिक्स्थ इसकी आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, पर्सन जो गुड है एट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल, जो बाकी लोगों से बातें करने में, उन्हें समझने में अच्छे हैं, वो उनके लिए, वो उनके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। ये सेल्समैन पर्सन हो सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन, फिलोसोफर, ये बन सकते हैं। इंट्रापर्सनल जो अपने इमोशंस को अच्छे से समझते हैं, मोटिवेट करते हैं, जो डे ड्रीमिंग को इंजॉय करते हैं या एक्सप्लोर करते हैं अपना रिलेशनशिप दूसरों से, वो थियोरिस्ट, फिलोसोफर, राइटर या साइंटिस्ट बन सकते हैं। इनके अंदर होती है इंटेलिजेंस इंट्रापर्सनल।
अब ये जो 8th है, ये न्यूली एडेड है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जो बाकी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, वो उनके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है, नेचुरलिस्टिक। ये बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, कन्वर्सेशनिस्ट बन सकते हैं, गार्डनर बन सकते हैं, फार्मर बन सकते हैं। तो ये 8 इंटेलिजेंस है। किसी अब इंसान के अंदर इनमें से 1, 2, 3 कितनी भी हो सकती हैं, बट ये उसने डिवाइड कर दिया है। किसी के अंदर हो सकता है कोई इंटेलिजेंस है, किसी दूसरे के अंदर कोई और इंटेलिजेंस है, बट कुछ ना कुछ इनमें से ज़रूर होगी। इम्प्लीकेशंस क्या है टीचर को, कि उसको ये सोचना चाहिए कि ये सारी इंटेलिजेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए फेवरिज्म है या सिर्फ पढ़ाई जो पढ़ने में अच्छे हैं उन्हीं को या फेवर कर रहे हो। हमें सारी इंटेलिजेंस को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए एज अ टीचर। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है कि टीचर्स का क्या इम्प्लीकेशन है एजुकेशन सिस्टम में। तो इट एम्प्लाइज एजुकेटर शुड रिकॉग्नाइज एंड रीच ब्रॉडर रेंज ऑफ टैलेंट एंड स्किल्स। तो ऐसे नहीं है सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके स्कूल के अंदर भी, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आप डांस, म्यूज़िक, क्विज़, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व कर रहे हो, टैलेंट हर तरीके का आप डेवलप कर रहे हो। प्रेजेंटेशन स्टाइल उसका ऐसा होना चाहिए कि सारी इंटेलिजेंस उसमें कवर हो टीचर्स का। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। तो लर्निंग क्या है? प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप चीज़ें लर्न करते रहते हो, आपके बिहेवियर में चेंज होता है। तो ये लर्निंग आपकी जैसे ही आप बॉर्न होते हो तभी से ही स्टार्ट हो जाती है। ये मोटिवेटेड होती है आपके एडजस्टमेंट से। आप ये यूनिवर्सल है, सभी पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ लर्न करते ही रहते हैं। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, स्टार्ट होती है आपकी बर्थ से और कॉन्टिन्यूस है ज़िंदगी भर। इवन जब तक आप जी रहे हो तब तक आप कुछ ना कुछ कॉन्टिन्यूसली लर्न करते ही हो, बचपन से लेकर बड़े होने तक, बूढ़े होने तक। ये गोल डायरेक्टेड है, पर्पस है इसका, एक्टिव और क्रिएटिव है। अगर आप एक्टिव हो, क्रिएटिव हो, तभी आप कुछ लर्न कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। लर्निंग अराउंड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। तो हो सकता है किसी इंडिविजुअल से आप कुछ सीख रहे हो, या आप आपकी नीड्स से, आपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीख रहे हो। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन आपके एक्सपीरियंस से ही आता है, ट्रेनिंग से ही आता है, उसी से ही आप सीखते हो। लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल, जो आपके एक्सपीरियंस से हैं वो आप दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हो। लर्निंग इज़ पॉसिबल ऑन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव साइड एज वेल। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं लर्निंग के ऊपर। इसके बेसिस पे काफ़ी सारी थ्योरीज डेवलप हुई थी, वो हम डिस्कस करते हैं, और उसमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इसे। तो कुछ ने कुछ बोला, किसी ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो वो थ्योरीज हम डिस्कस करते हैं। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इसका एक रशियन नोबेल साइकोलॉजिस्ट है आयन पल्लव। इसने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एक डॉग को लेबोरेटरी में रखकर, और तब उसने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी निकाली कि आपकी जो लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं वो आपके इमोशनल रिस्पॉन्स से, और क्या आप उन्हें किस कंडीशन में डालते हो, उन सबसे एसोसिएट होते हैं। तो उसने एक फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, उसके अंदर उसने एक डॉग को रखा, और वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। उसने एक हंग्री डॉग को रखा, और उसके आगे बाउल रखा फूड का, एंड कुछ दिनों तक उसने उसको खाना देते रहे एक पर्टिकुलर रूटीन के साथ। पहले उसने लैब असिस्टेंट को भेजा फूड के साथ, तो उससे वो सीख गया कि ये लैब असिस्टेंट ही मेरा खाना लेके आएगा। फिर उसने एक मतलब बेल के साथ एक्सपेरिमेंट किया उसका, जो कि आप न्यूट्रल स्टिमुलस जिसको बोल सकते हैं, और जो फूड है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। जो उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, मतलब जो अपने आप आ जाता है, खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है। तो सेम गोस फॉर डॉग्स ऑल्सो, सलाइवेशन होने लगा जैसे उसने खाने को देखा, वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। तो अभी उसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किया बेल को लेकर, उसने खाना दिया डॉग को जैसे ही बेल रैंग होती है। तो ये चीज़ उसने कुछ दिनों तक रिपीट करी कि बेल बजी और खाना डॉगी को मिला। फिर उसने ये चीज़ ट्राई की कि बेल बजाओ और खाना नहीं दिया। तो ये उसने चेक किया कि इंक्रीज तो उसके सेलिब्रेशन में तब भी हो ही रहा था। तो एक्चुअली डॉग ने लर्न कर लिया कि अगर बेल बजेगी तो ही विल रिसीव फूड। बट जब उसको बेल नहीं बज भी रही है और फूड नहीं भी मिल रहा, तब भी उसकी सेलिब्रेशन, जो उसका रिस्पॉन्स है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, वो तब भी हो रहा है, क्योंकि उसके माइंड में ये चीज़ सेटअप हो चुकी है कि बेल से रिलेटेड ही जब जैसे ही वो उससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर उसने 4 एक्सपेरिमेंट एलिमेंट्स डिस्कवर करे। नेचुरल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये नेचुरल स्टिमुलस क्या है, आपका फूड है, और नेचुरल रिस्पॉन्स जो सेलिब्रेशन जैसे ही खाने को देख के होती है। अब आर्टिफिशियल जब हमने उसे एक पर्टिकुलर कंडीशन में डाला उसे ट्रेन करने के लिए, तो रिंगिंग ऑफ बेल, वो
रिंगिंग ऑफ बेल ये आएगा आपका आर्टिफिशियल में। चेन ऑफ कंडीशनिंग प्रोसेस, अब हमने एक प्रोसीजर बना दिया कि नहीं बेल बजेगी तो खाना मिलेगा, बेल बजेगी, ये प्रोसीजर है। तो बेल नहीं भी बजी तो उसकी सलाइवेशन प्रोसेस वैसी ही हो गई, क्योंकि वो वैसी ही चीज़ अंडरस्टैंड करने लग गया। इस कंडीशन से क्या हो गया कि इससे रिजल्ट क्या आया कि वन लर्न्स टू प्रोड्यूस बिहेवियर इन फॉर्म ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स टू कंडीशन स्टिमुलस। तो जो भी बंदा डॉगी था वो अपना बिहेवियर आप डेवलप कर सकते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में डालकर, एक चेन बनाकर उसको एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, एक सेम सिचुएशन दिए जा रहे हैं तो वो अंदर ही कंडीशन रिस्पॉन्स आ जाता है डॉगी के अंदर, जैसे आपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा। इसके भी एजुकेशनल एप्लीकेशन हो सकती है। आप हैबिट्स शुरू से सिखाना चालू कर दो, पंक्चुअलिटी बच्चों के अंदर डाल दो, एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है, तो ये अगर हम सब डाल दो तो ये सारा आपका आ जाएगा कंडीशनल क्लासिकल कंडीशनिंग में। ये आपका एजुकेशनल एलिमेंट्री स्कूल में हेल्प कर सकता है। आप जो चिल्ड्रन हैं वो आपके एक्शंस फीलिंग्स से काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो उनका बिहेवियर एटीट्यूड आप कंडीशंस लगा दो कि ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए स्कूल के अंदर या टीचर्स के प्रति, तो वो आप डेवलप कर सकते हो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी यूज़ करके। तो इसके बाद थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी डेवलप करी, ट्रायल एंड एरर मेथड। उसने ये ट्रायल एंड एरर से ये बोलना चाहा कि अगर कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का तो वो एक ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करता है। वो एक सोल्यूशन ट्राई करता है, अगर उससे होता है, नहीं हेल्प होता तो दूसरा ट्राई करता है, एंड सो ऑन। इससे क्या होता है, जो एरर्स उसकी कंडक्ट हो रहे हैं वो उसे निकालता रहता है, तो फाइनली वो एक करेक्ट सोल्यूशन डिस्कवर कर लेता है। तो ये ट्रायल और एरर मेथड रैंडम एक्टिविटीज़ है, हो सकता है एक्सीडेंटली वो अपने गोल की तरफ पहुंच जाए, बट ये ट्रायल एंड एरर मेथड के लिए सिस्टमैटिक और रेलिवेंट रिस्पॉन्सेज हैं। ये रैंडम कम्प्लीटली नहीं होती प्रोसेस, इसके लिए कुछ ना कुछ आप अपैरेटस डेवलप करते हो या कोई प्रोसीजर होता है। तो इसके स्टेजेस हैं, गोल आपके पास होना चाहिए, ब्लॉक या कुछ जो भी आपने हिंड्रेंस डाली है, रैंडम मोमेंट्स होनी चाहिए, मल्टीपल रिस्पॉन्स होना चाहिए, आपके पास चांस होना चाहिए कि आप सक्सीड हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास चांस ही नहीं है सक्सेसफुल होने का, तो वो सब होता है। इसने भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा, एक कैट को एक पजल बॉक्स में डाल दिया, हंग्री कैट थी, और उसने एक केज के बाहर एक फ़िश रखी, तो उसके अंदर एक लीवर उसको पुल करना था। बेसिकली अगर कैट को लीवर पुल कर देती है अपने पाव से तो वो फूड के पास जल्दी पहुंच पाएगी, फूड वो केज खुल जाएगा और वो पजल बॉक्स खुलेगा और वो फूड को ईट कर सकती है। तो ये उसने काफ़ी, कैट को पता नहीं था, उसने काफ़ी ट्राई किया, इधर उधर स्क्रैचिंग करी, बहुत ज़्यादा पुश करने लगी, पाविंग करने लगी, शेक करने लगी काफ़ी सारा केज के अंदर। सारे अटेम्प्ट्स उसके वेन में गए, कुछ भी नहीं हुआ, वो खुला ही नहीं। अल्टीमेटली उसका जो पैर था वो एक लूप के ऊपर गया और डोर खुल गया। जैसे ही डोर खुला उसने फ़िश को खा लिया। नेक्स्ट डे उसको अगेन बॉक्स में डाला गया, फिर उसने कम टाइम लिया। तो सब्सिक्वेंट ट्रायल्स के बाद कैट समझ गई कि जैसे ही मैं डायरेक्टली इस लैच को खींचूंगी कोई रैंडम मूवमेंट के बिना ही, वो अपने गोल के पास पहुंच जाएगी। तो सेम चीज़ ट्रायल एंड एरर से बार बार रिपीट होती रही। इन ऑर्डर टू टीच इफेक्टिवली, टीचर्स, ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, ट्राई टू प्रिपेयर लर्नर बाय मोटिवेटिंग देम। जो भी लर्नर बच्चा सीखना चाहता है उसे पहले मोटिवेट करो, क्योंकि जो सीखना चाहेगा वही अच्छे से लर्न कर पाएगा। लर्नर शुड इनकरेज टू कम्प्लीट इस टास्क इंडिपेंडेंटली, कि ट्राई करते रहो, कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर निकलेगा, तो वो इंडिपेंडेंटली हमें टीच करना चाहिए। प्रेजेंट लर्निंग शुड बी लिंक्ड विद द पास्ट एक्सपीरियंस, जो भी आपने पिछली गलतियों से सीखा है ट्राई कर करके वो उससे रिलेट करके, और फ्यूचर लर्निंग आपकी क्या हो सकती है, हमें अपनी लर्निंग स्किल्स वैसे शो करनी चाहिए। लर्निंग टेक प्लेस व्हेन इट इज़ द रिजल्ट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एंड लर्नर्स ड्राइव प्लेजर फ्रॉम इट। अगर लर्निंग ये टेक्निक हेल्पफुल तभी होगी जब आपको रिज़ल्ट मिलेगा या उसको कोई प्लेजर मिल रहा है उस चीज़ से। अगर कोई रिज़ल्ट ही नहीं मिलना किसी चीज़ से या कोई पॉजिटिव आना ही नहीं, तो वो हेल्पफुल नहीं होगा फिर। तो ये हमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, इसको ध्यान रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से, ये सारी थ्योरीज़ में से कोई ना कोई थ्योरी ज़रूर पेपर में आती ही है। तो अभी इस वीडियो के अंदर हम यही 2 थ्योरीज़ डिस्कस करेंगे, बाकी की थ्योरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
उसके बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कैसे आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और अच्छे से ये इनके अगर आप नोट्स कॉपी करना चाहो, साथ साथ लिखना चाहो तो वीडियो देखकर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो और समझ सकते हो। और अगर कुछ मिस किया था पहले के कॉन्सेप्ट्स भी तो आप पहली वीडियो भी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपके थर्ड पार्ट में मैं बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के कवर करूँगी। थैंक यू।